जय हिंद प्यारे साथियों। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स, जिसमें हम लोग अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो दूसरे सेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से पहला पार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये खंड बा है, इसमें क्वेश्चन पहला है सभी भाग कीजिए, और का है सिद्ध कीजिए 6 - √2 अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए, हम इसका जस्ट उल्टा मानेंगे कि मान लेते हैं ये परिमेय संख्या है। तो यहां से सॉल्व करते हैं। माना माना 6 - √2 एक परिमेय संख्या है। इसका जस्ट उल्टा मान रहे हैं, एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बटा b बराबर 6 - √2। ठीक, जहां ये और b क्या है, जहां ये व b, जहां a व b सअभाज्य पूर्णांक है, सअभाज्य पूर्णांक है, सअभाज्य पूर्णांक है। और b का मान 0 नहीं है, b इज नॉट इक्वल टू 0। सअभाज्य पूर्णांक होने का क्या अर्थ है, अर्थात ये और b की अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो एक ही होगा। अगर ये और b दोनों का गुणनखंड करते हैं, उसमें जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन गुणनखंड होगा, वो एक होगा। तब हम कहेंगे कि ये और b सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, तो इसी इस प्रकार लिखा गया। हम क्या करते हैं, -√2 को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 6 माइनस ये बटा b। हम जानते हैं कि ये और b सहभाज्य पूर्णांक है, तो यहाँ पे 6 माइनस ये अपान b क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ लिखेंगे चूंकि a व b पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, इसलिए इसलिए 6 माइनस a बटा b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहां से एक बात और समझ में आती है कि 6 माइनस c अपान b जो है वो √2 के बराबर है, अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु इससे परंतु परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है
कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। और हमें ये विरोधाभास तब मिलता है, यहां लिखेंगे, हमें यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ये रिजल्ट हमें तब मिला है जब हम क्या माने हैं, 6 माइनस √2 को एक परिमेय संख्या माने हैं। तो यहां से ये साबित होता है, प्राप्त हुआ है कि 6 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 6 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो यहां से ये एक रेखाखंड है और इसका पहला बिंदु जो है 2, -5 है और दूसरा बिंदु है -2, 9। इससे हम मान लेते हैं ये और इससे मान लेते हैं बी, और ये एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर हमें एक बिंदु ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं वो बिंदु P है और ये बिंदु P इस प्रकार है कि दोनों बिंदु ए व बी से समान दूरी पर स्थित है, अर्थात AP की जो लंबाई है वो BP के बराबर है। तो यहां लिखेंगे चूंकि बिंदु P बिंदुओं ए व बी से समदूरस्थ है, अर्थात समान दूरी पर स्थित है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि AP जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, BP के बराबर होगी। तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके निर्देशांक को x, 0 मानेंगे। क्यों? क्योंकि x अक्ष पर जो बिंदु होता है उसका y का जो निर्देशांक होता है वो 0 होता है, यानी यहाँ पे जो कोट होती है वो 0 होती है। तो इससे हम x1, y1 मान सकते हैं, इसे x2, y2। देखिए पहले हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, a और p के। तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, इसे x1 और y1 मान लेते हैं, इसे
x2 और y2 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, तो x2 का मान है x माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 माइनस 5 है, माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर। अब की बार क्या करते हैं, अब की बार इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर BP की दूरी निकालते हैं, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में x2 यानी -2 माइनस x1 x है, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 9 माइनस y1 तो 0, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पक्षों से करंडी हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो कर दीजिए, तो ये करनी हट जाएगी। यहाँ बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये बचेगा 5 का स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस 4x और ये हो जाएगा 25 बराबर। ये हो जाएगा -2 का वर्ग 4 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x और यहाँ पे 81। जो कट रहा है काट दीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4x इधर है तो इधर लाइए, तो ये हो जाएगा -8x बराबर 81 माइनस 25, ये हो जाएगा -8x बराबर, यहाँ से घटा दीजिए, 11 से 5 घटा 6, 7 से 2 घटा 5 तो 56 हो गया, तो 8 सते 56, तो x बराबर आ गया -7। तो यहाँ पे रख दीजिए, तो बिंदु P कितनी होगी, तो बिंदु P जो होगा वो होगा -7, 0 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। द क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिंदुओं ये -2, 2 और B -2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, ये कोई रेखा है, रेखाखंड है AB और AB का निर्देशांक दिया है, तो A जो है -2, 2 है, B -2, 8 है। इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है। चलिए देखिए, हम मान लेते हैं एक बिंदु ये है, 2 बिंदु ये, दूसरा तीसरा ये है। 4 बराबर भागों में बांटना है तो 3 बिंदु पड़ेंगे, तो हम इसका नाम रख देते हैं C और ये D और ये E, अर्थात हमें बिंदु C, D व E के निर्देशांक करना है। ठीक है, एक बात बताइए कि जब चारों भाग बराबर हैं तो क्या हम इनको 1 1 1 1 रेशियो में विभाजित कर सकते हैं? क्योंकि चारों भाग बराबर हैं तो सबके बीच जो रेशियो बनेगा वो 1 1 का रेशियो बनेगा। तो हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम C बिंदु को निकालेंगे तो इधर 1 पार्ट होगा और इधर 3 पार्ट होगा, तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो 1:3 बनेगा, यानी m/n का जो मान होगा वो 1:3 होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो बिंदु C के निर्देशांक, C के निर्देशांक
तो यहाँ से हम फार्मूला लिख लेते हैं एक बार। ये होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और यहाँ से my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। तो ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले C जब बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो यम अनुपाती n का मान कितना होगा, तो यहाँ से यम अनुपाती n का मान हो जाएगा, यम अनुपाती n बराबर होगा 1:3। C के इधर एक पार्ट है और C के इधर 3 पार्ट है, तो 1:3। अब यहाँ पे रख देते हैं। देखिए इसे हम मान लेते हैं x1 y1 और इसे मानेंगे x2 y। तो रखिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे m यानी 1, x2 यानी -2 प्लस n 3, x1 का मान है -2 और बटा यहाँ पे m प्लस n यानी 1 प्लस 3, फिर my2 1 गुणे y2 यानी 8 प्लस n 3 y1 2 और बटा 1 प्लस 3। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -2 -6 और बटा 4। यहाँ से 8 प्लस 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 4। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो -2 -6 -8 हो जाएगा बटा 4 और यहाँ से 8 6 14 14 बटा 4। काट दीजिए, 2 दूना 4 सॉरी 4 से काटिए, 4 एकम 4 4 दूना 8, 2 सत्ते 14 2 दूना 4। यहाँ से ये मिला हमें -2 और 7 बटा 2। तो ये हो गया बिंदु C का निर्देशांक। ठीक है, अब हम आगे निकालते हैं बिंदु D का निर्देशांक। चलिए देखिए, बिंदु D का निर्देशांक, बिंदु D का निर्देशांक तो यहाँ पर भी फार्मूला वही होगा, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। यहाँ से देखिए, अब की बार जो यम अनुपाते n का मान होगा वो कितना होगा। देखिए, D के लेफ्ट में 2 हिस्सा और राइट में भी 2 हिस्सा, तो यहाँ से अगर हम इनका रेशियो निकालें तो 1:1 आ जाएगा। तो यम अनुपाते n का जो मान लिया जाएगा कितना लिया जाएगा, 1:1। तो यम ये हो जाएगा यम का मान 1 x2 -2 प्लस n 1 x1 -2 बटा 1 प्लस 1। यहाँ से 1 my2 यानी y2 8 है प्लस n 1 y1 2 बटा m प्लस n, तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा। फिर यहाँ से ये हो गया -2 और बटा 2। यहाँ से ये हो जाएगा 8 प्लस 2 बटा
2, -4/2 हो गया, और ये हो जाएगा 10/2। तो ये डिवाइड कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो यहाँ से मिला हमें -2, 5। ये हमें मिल गया बिंदु डी का निर्देशांक। अब हमें तीसरा बिंदु निकालना है। तो बिंदु ई का निर्देशांक, बिंदु ई का निर्देशांक। तो यहां से फार्मूला फिर वही लगेगा, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कामा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। देखिए, यहाँ पे अब की बार हमें बिंदु ई निकालना है। तो देखिए, लेफ्ट में कितने पार्ट बच रहे हैं, 3, और राइट में कितने बच रहे हैं, 1। तो अब की बार जो यम अनुपात n का मान लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा, 3:1। बाकी x1 y1 x2 y2 एज इट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ से यम अनुपात n लेना है हमें कितना, यम अनुपात n हमें लेना है 3:1। तो यम का मान हो गया 3, x2, तो x2 का मान हो गया 8, सॉरी 2, प्लस n का मान है 1, और x1 -2 बटा m प्लस n, ये हो जाएगा 3 प्लस 1। m का मान है 3, y2, तो y2 8, प्लस n का मान है 1, और y1 2, और ये हो जाएगा 3 प्लस 1। तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6, -2 और बटा 4। यहाँ से हो जाएगा 8 3 24, प्लस 2 और बटा 4। तो ये हो जाएगा 6 से 2 बटा 4 बटा 4 आ जाएगा, और यहाँ से 24 2 26/4। इसको डिवाइड कर दीजिए, एक आ जाएगा, 2 दूना 4, 13 दूना 26। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1, 13/2, और ये हमारा बिंदु ई का निर्देशांक है। तो हमें तीनों बिंदुओं के निर्देशांक पता हो चुके हैं। घा सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं। ये LHS है और ये RHS है। हम LHS से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, और सॉल्व करते हुए RHS लाएंगे। तो पहले LHS लिख लेते हैं। वन प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। देखिए, यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर देखें तो हर में कुछ भी नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हर का परमीकरण करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा बटा 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ से परमीकरण करने के लिए क्या करते हैं, हर से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, लेकिन चिन्ह को चेंज करके। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर गुणा होगा, और 1 प्लस साइन थीटा से नीचे गुणा होगा।
आगे क्या हो जाएगा, देखिए 1 + sin θ 2 बार है, तो इससे हम लिख सकते हैं 1 + sin θ का होल स्क्वायर। और यहां से ये हो जाएगा, यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, एक कोष्टक में प्लस बी और दूसरे कोष्टक में माइनस बी बराबर होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस फार्मूले पर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा। अगली लाइन देखिए क्या करते हैं, इसको यहाँ पे इसको ऐसे रहने दीजिए 1 + sin θ का होल स्क्वायर और 1 - sin² को हम क्या लिख सकते हैं, cos² लिख सकते हैं। अब यहां से हम वर्गमूल ले लेते हैं। अब अंश और हर का वर्गमूल लेते हैं, तो यहां से मिलेगा 1 + sin θ और नीचे cos θ। दोनों को अलग कर दीजिए, तो 1/cos θ और प्लस sin θ टेक cos θ। यहां से 1/cos θ को हम लिखेंगे sec θ और sin/cos क्या होता है, tan θ। और यही हमारा RHS है। तो यानी ये कथन क्या हो गया, सवाल सिद्ध हो गया, यानी प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। तो यहां से त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, तो यहां से हम ये एक जीवा है, ये एक जीवा है। वृत्त थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये वृत्त की जीवा है और ये केंद्र पर कितना कोण बनाती है, तो ये केंद्र पर ये केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। ये जो है 60 अंश है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो किसका क्षेत्रफल बताना है, हमें इस एरिया का क्षेत्रफल बताना है, इस एरिया का। ये हमारा संगत वृत्तखंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम रखते हैं पहले ओ ए बी। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहां से एक लंब गिराते हैं। ये जब लंब गिराएंगे तो एक प्रमेय होता है कि वृत्त के केंद्र से संगत जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ पे हम मान लेते हैं जहां पे ये यम बिंदु है, तो यहां से AM बराबर BM हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, AOB ये एक त्रिज्यखंड बनना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहां से पहले हम निकालेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल। इसके लिए फार्मूला होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा कितना है, 60 अंश है। 300/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22 के साथ रखना है क्योंकि दिया नहीं गया है। आर जो है हमें दिया गया है 21 गुणे 21, ये हो जाएगा 7 × 21
और ये हो जाएगा 60 छक्का। तो यहाँ से 3 दूना 6 और 2 से काट दीजिए 11। अब इसको गुणा कर दीजिए, तो 11 क्यों 11, 11 दूना 22 और 1 23, ये आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल चुका है। देखिए हमें इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें ए बी पता होना चाहिए, अर्थात त्रिभुज का आधार पता होना चाहिए, और त्रिभुज की ऊंचाई अर्थात ओ एम पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम पहले ओ एम निकालते हैं और फिर ए एम या बी एम निकाल के डबल कर देंगे। तो चलिए देखिए, समकोण त्रिभुज ए एम ओ में, ए एम ओ में देखिए हमें ये ओ ये पता है, त्रिज्या है, ये कितनी है 21 है, और हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हम ए एम निकालेंगे। तो ये कोण अगर पूरा है तो ये इतना कोण कितना होगा, 30 अंश होगा। कोण के सामने की भुजा ये लंब हमें निकालनी है और कर्ण दिया गया है, तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, साइन। यहाँ हो जाएगा साइन 30 अंश बराबर लंब, लंब हो जाएगा एम और कर्ण ओ ए। साइन 30 अंश का मान 1/2 और ए एम हमें निकालना है, और ओ ये कितना है 20 है। तो इसको आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमें ए एम मिल चुका है, कितना मिला, ए एम बराबर 21/2। देखिए ए एम का दूना करेंगे तो ए बी मिल जाएगा, तो ए बी बराबर 2 गुणे ए एम। तो यहाँ से हमें मिला 2 गुणे 21/2, ये कैंसिल हो जाएगा। ए बी बराबर हमें मिल चुका है 20, अर्थात हमें आधार पता हो चुका। अब इसके बाद क्या करना है, हमें ओ एम निकालना है। तो हम पुनः दूसरी त्रिभुज में ओ एम बी में पुनः समकोण त्रिभुज ओ एम बी में ओ एम बी में देखिए ये कोण भी 30 होगा, अगर ये पूरा 60 था तो ये भी 30 हो जाएगा, इतना ये 30 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखिए त्रिज्या पता है और हमें ये निकालना है, तो कोण के सामने की बजाय ये लंब हो जाएगी, ये आधार होगी और ये कर्ण। तो आधार और कर्ण में चाहिए रिलेशन हमें, तो cos थीटा यानी cos 30 अंश बराबर आधार यानी ओ एम और बटे कर्ण यानी ओ बी। cos 30 अंश का मान होता है √3/2, यहाँ लिख देते हैं, बराबर ओ एम हमें निकालना है, ओ बी हमें पता है 21 क्योंकि त्रिज्या है। 21 इधर लाइए तो ये हो जाएगा 21√3/2 बराबर ओ एम। यानी हमें त्रिभुज की ऊंचाई पता हो चुका है और आधार पता हो चुका है। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहां से देखिए, तो त्रिभुज ओ ये बी का क्षेत्रफल, ओ ये बी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है ए बी, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई ओ एम है, तो ये हो जाएगा हाफ ए बी। ए बी कितना मिला हमें, यहां से देखिए 21 और ओ एम मिला है 21√3/, तो इसको गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 21 से 441, और यहाँ से 2 दूना 4 और ये हो जाएगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें चाहिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखते हैं संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है 231 माइनस, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है, तो 441√3/4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।
यही हमारा आंसर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो आएगा वो 231 माइनस 441/3/4 इतना आएगा। दो सौ इकतीस माइनस 441/4 और यहाँ पे √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखते हैं। एक डिब्बे में 4 लाल कंचे हैं, तो यहां से लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या बराबर 4। सफेद कंचों की संख्या, सफेद कंचों की संख्या बराबर 8। हरे कंचों की संख्या, हरे कंचों की संख्या बराबर 5। कुल कंचों की संख्या कितनी हुई? तो कुल कंचों की संख्या बराबर, टोटल जोड़ दीजिए, 4 प्लस 8 प्लस 5, 8 4 12 5 17। अब हमें पहला सवाल करना है। कह रहे हैं कि हमें इसकी प्रायिकता, कह रहे हैं डिब्बे में से कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल हो। देखिए लाल होने की प्रायिकता, तो यहाँ से देखिए टोटल जो कंचे हैं वो कितने हैं? 17, उसको हम नीचे लिखेंगे। लाल हो, मैक्सिमम लाल की संख्या कितनी है? 4, तो यहाँ से प्रायिकता में मिल जाएगा 4/17, यानी निकाला गया कंचा लाल होगा, इसकी प्रायिकता कितनी आएगी? 4/17। अगला देखिए सेकंड पार्ट, कह रहे हैं निकाला गया कंचा हरा नहीं है, तो पहले हरा की प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो हरे कंचे की प्रायिकता, हरे कंचे होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता यानी पी ई बराबर, देखिए टोटल कंचे कितना है? 17, हरा कितना है? 5, ये हो जाएगा 5/17। लेकिन सवाल में ये पूछा गया कि हरा नहीं होने की, तो यहाँ से देखिए हम जानते हैं कि प्रायिकता यानी घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित ना होने की प्रायिकता का योग जो होता है वो होता है 1। तो हमें पता है, सॉरी, हमें पता है कि घटना घटित होने की प्रायिकता अर्थात हरे कंचे होने की प्रायिकता दी गई है, तो हमें पी ई बार हमें निकालना है बराबर 1 माइनस पी ई हो जाएगा बराबर 1 माइनस 5/17। तो यहाँ से हो जाएगा 17 एकम 17 में से 5 घटा तो 12/17, यानी इसकी यह प्रायिकता होगी कि हरा नहीं है तो कितनी होगी? 12/17। यही हमारा आंसर है। ठीक है।